दोस्तों, द इकोनॉमिस्ट एक वीकली मैगजीन है, लंदन बेस्ड है। और इसने 1 जनवरी 2022 2022 के अंक में 1 जनवरी 2022 के अंक में इसने एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, लेख एक इसने पब्लिश किया है। इस लेख में इसने दुनिया के 7 बड़ी कंपनियों, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम लिया है। इसमें एडोबी है, अल्फ़ाबेट है, IBM मैच ग्रुप है, माइक्रोसॉफ्ट है, ट्विटर है और ओनली फैंस है। ओनली फैंस बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन चूंकि इसको इकोनॉमिस्ट को अपनी लेख को जस्टिफाई करना था, इसलिए शायद इसने इसका नाम लिया होगा। ये 7 कंपनियां जो है, इन्होंने लिखा है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में ये 7 कंपनियां हैं। और इन 7 कंपनियों की बड़ी समानता ये है, वैसे तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनियां है, मोस्टली अमेरिका बेस्ड है, और लेकिन इसकी एक समानता ये भी है कि इन 7 कंपनियों के CEOs यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी बॉस का मतलब मालिक नहीं होता है, CEO जो स्टाफ को रेगुलेट करता है, तो ये और जो कंपनी की पॉलिसी ये करता है, डिसाइड करता है, इम्प्लीमेंट करता है उसको, तो ये CEO जो है वो इंडियन है। और उन्होंने लिखा है, इकोनॉमिस्ट के लेखक ने लिखा है कि इसमें से 4, इन 7 में से 4 जो है ब्राह्मण है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि दुनिया की 7 बड़ी कंपनियों में दुनिया की 7 बड़ी कंपनियों के CEOs इंडियन है, और उनमें से 4 ब्राह्मण है और 3 वैश्य हैं यानी अपर कास्ट। तो दोस्तों, इस एक तरह से देखें तो ये एक जो है अच्छी बात है जिस पे हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिस्ट का जो ये लेख है वो उसको लेकर के भारतीयों को गर्व करने का मौका देने के लिए नहीं लिखा गया है, ये मैं आपको साफ कर दूं। ये लेख उसने इसलिए लिखा है ताकि ये लेख उसने इसलिए लिखा है, पहले इसी पे आते हैं। ये लेख उसने इसलिए लिखा है ताकि भारत में एंटी ब्राह्मण कैंपेन मूवमेंट को इग्नाइट किया जा सके। एंटी ब्राह्मण के साथ साथ एंटी अपर कास्ट मूवमेंट को इग्नाइट किया जा सके। अब कहेंगे कैसे, ऐसा क्यों? तो उसने 3 रीजन बताया है। इकोनॉमिस्ट गेव 3 रीजन्स व्हाई है इंडियन ब्राह्मण्स आर द एपेक्स पोस्ट इन 7 मल्टीनेशनल कंपनीज। उसने जो उसके कारण दिए हैं, ये नहीं कहा है कि टैलेंट की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो वीज़ा पॉलिसी है वो इंडियन के पक्ष में है। वहाँ के जो H1 वीज़ा है वो 2/3 जो है इंडियन को जाता है। इसमें मोस्टली ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मणों का चूंकि एक नेटवर्क है, 1947 के पहले से ब्राह्मण जो है विदेशों में बसते रहे हैं, तो उनको वहाँ इजली मार्गदर्शन मिल जाता है। वो जो है USA जैसे देशों में ऊपर पहुँच जाते हैं। और उसने दूसरा ये दिया है कि चूँकि इंडिया में वैश्यों जो कारोबारी जगत है उसमें वैश्यों के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन से उनका मतलब है कि वैश्यों के लिए सुरक्षित है। इंडियन कारोबार जो है उसमें सारे वैश्य हैं। उन्होंने फोर्ब्स का एक हवाला दिया है। फोर्ब्स की 2021 का जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें यह है कि टॉप 20 जो भारतीय बिजनेसमैन है उसमें 12 जो है वैश्य हैं और 4 पारसी हैं। और उसने तो इसका हवाला देते हुए लिखा है कि चूँकि यहाँ का जो कारोबारी जगत है उसमें 56% वैश्यों का डोमिनेशन है बोर्ड रूम, खास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो वो दूसरी कास्ट के लोग, खासकर ब्राह्मणों को ऊपर नहीं आने देना चाह रहे हैं। चूँकि यहाँ वैश्य जो है इन्होंने कब्जा रखा है, इसलिए ब्राह्मणों को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरे देशों में जा रहे हैं। तीसरा जो रीजन दिया है इकोनॉमिस्ट ने, वो दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिस कारण इंडियन जो यहाँ का अपर कास्ट है, खासकर ब्राह्मणों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इस कारण वो विदेश जा रहे हैं। दोस्तों, ये तीनों जो उसके रीजन है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक तरफ तो इम्प्रैक्टिकल है और देश के लिए नुकसान करने वाला है। और क्योंकि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी इंडिया में तो अब आई है, ब्राह्मण तो पहले से आगे बढ़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। दूसरी बात है, रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट जॉब में है, कारोबार में तो है नहीं। जब कारोबार में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ मौका नहीं मिलता है। और जो
इस कारण ये बहुत ही दूसरी बात है, यूएस की जो वीजा पॉलिसी है उस वीजा, हाँ, इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है कि चूंकि ब्राह्मणों का तो हमेशा से ताल्लुकात पुरोहिताई से रहा है और पठन पाठन से रहा है, तो विदेश के जो कंपटीशन है वो आसानी से पास कर जाते हैं और उसको लेकर के वो विदेश में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आसानी से पास कर जाते हैं, वहाँ जाकर के वो अपना घर जमा लेते हैं। पहले से उनके जो समूह के लोग, ब्राह्मण समुदाय के लोग पहले से जो विदेश में खासकर अमेरिका में बसे हुए हैं वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों केवल इसी आधार पर, और उन्होंने कई इकोनॉमिस्ट ने कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण चूंकि टैलेंटेड होते हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसने अपॉर्चुनिटी को, मतलब उसने एक तरह से ये कहा है कि ब्राह्मण बहुत चालाक होते हैं और वो हर जगह वो अपना जो ये कर रहा है। उन्होंने अब तो रिजर्वेशन पॉलिसी की बात उसने की है। एक तरफ वो कह रहा है कि इंडिया में जो ज्ञान विज्ञान तकनीकी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है उसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है। अभी भी जो 15% सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ब्राह्मण हैं। अपेक्स जितने पद हैं उसमें मैक्सिमम पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। जो भारत में 4 नोबेल पुरस्कार अब तक आए हैं उसमें 3 ब्राह्मणों को मिला है। तो एक तरफ तो ये लिख रहा है, दूसरी तरफ लिख रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण इंडिया में उसको जो है अपॉर्चुनिटी उसके कम हो गए हैं इसलिए विदेश जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो भारत को और खासकर ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए और यहाँ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को इग्नाइट करने के लिए किया गया है। और इकोनॉमिस्ट ने जिस उद्देश्य से ये लिखा था वो शायद सफल भी हो रहा है, क्योंकि तत्काल इस पे जो इंडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप मंडल, जो कई मैगजीन में काम कर चुके हैं, न्यूज जगत से इनका पुराना नाता रहा है, अभी द प्रिंट के लिए लिखते हैं, उन्होंने तुरंत आ गए, तुरंत ब्राह्मणों पे पिल पड़े। ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है यहाँ की जो सस्ता एजुकेशन यहाँ से लेते हैं और विदेश में जाकर के अपना जो है घर जमा लेते हैं। वो एक तरह से ब्राह्मणों को जो है एक अपॉर्चुनिस्ट के रूप में देख रहे हैं कि यहाँ की सस्ती पढ़ाई हासिल करो और विदेश में जाकर के महंगी अच्छी कमाई लो। तो ये दिलीप मंडल ने इसको दूसरे तरीके से लिया है, लेकिन एक सामान्य भारतीय होने के नाते मेरा मानना है, और जो अगर आप इस संबंध में जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए उसके बाद ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आए हैं, और कुल मिलाकर ये कहना है कि ये इकोनॉमिस्ट की एक चाल है। भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको रोकने के लिए वो फिर से कास्टिज्म का बहाना बना रहा है। जैसे 1947 से पहले ब्राह्मणों को गलत पोर्ट्रेट किया गया था, वैसे फिर से ब्राह्मणों को गलत पोर्ट्रेट किया जा रहा है। और एक ट्विटर यूजर ने इसकी जो तुलना की है 1947 से पहले की एक घटना से तुलना की है, जब यूरोप में एक एग्जीबिशन लगा था और उस एग्जीबिशन में एक ज्यूज को दिखाया गया था, एक यहूदी को दिखाया गया था, और उस यहूदियों को ये कहा गया था, इसको कहते हैं, इसमें एक यहूदी को दिखाया गया था, एक हाथ में कोरा था, व्हिप था, और एक हाथ में गोल्डन कॉइन्स ले रखे थे और उसको ऑपरेस्ट दिखाया गया था। ये यानी यूज अपने आप को ऑपरेस्ट करते हैं, जबकि ये जो है इतने अमीर हैं, अपने हाथ में गोल्डन कॉइन और कोरा लेकर चलते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से ब्राह्मणों की तुलना की गई है। ये एक ट्विटर यूजर का ये कहना है। तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, और हमें इकोनॉमिस्ट के उस लेख को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लेना चाहिए कि ब्राह्मण और भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दुनिया के प्रभावशाली कंपनियों पे राज कर रहे हैं। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, और इसको ब्राह्मण से ज़्यादा इन लोगों के रूप में देखा जाना चाहिए जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम उनकी चाल में आ गए तो फिर हम आपस में उलझ पड़ेंगे दोस्तों। वहीं लंदन बेस्ट जो मैगजीन है वो यही चाह रही है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कंटेंट को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।